हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नैरेटिव अप्रोच टू असेसमेंट एंड काउंसलिंग। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नैरेटिव का क्या मतलब है। नैरेटिव का मतलब होता है जब हम किसी की स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी सुनाना या किसी की लाइफ के बारे में बताना या किसी चीज़ के पीछे की कहानी सुनाना, उसको नैरेटिव बोलते हैं। तो नैरेटिव अप्रोच का मतलब है कि इस काउंसलिंग में क्या होता है, एक नैरेटिव बताता है। क्लाइंट अपने बारे में, अपनी खुद की लाइफ के बारे में अपनी स्टोरी बताता है। तो नैरेटिव थेरेपी के बारे में यहाँ लिखा है कि दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट एम्फिसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी। स्टोरी के ऊपर इम्पोर्टेंस होती है, किसकी स्टोरी, क्लाइंट की स्टोरी, एंड द लैंग्वेज इन द डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम्स। तो जो स्टोरी है और जिस तरीके से बताई जा रही है, वो क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज मतलब किस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं स्टोरी सुनाते टाइम, क्या पॉजिटिव एक्सप्रेशंस का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव एक्सप्रेशंस का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और आपस में कैसे रिलेशन है क्लाइंट के अपने आसपास के लोगों से, और क्या प्रॉब्लम्स हैं, खुद की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंट्रापर्सनल मतलब अपने अपने आप से, इंटरपर्सनल दूसरों के साथ। तो यहाँ पे नैरेटिव का मतलब है लिसनिंग टू एंड टेलिंग और रीटेलिंग स्टोरीज। नैरेटिव का मतलब क्या है, सुनना या बताना किसी की स्टोरी को, और उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बताना स्टोरी के फॉर्म में। तो पायनियर इस अप्रोच के कौन है, माइकल वाइट एंड डेविड एप्टसन। और अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को एक सिचुएशन के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं। अपने जो खुद के उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो उनकी सिचुएशंस होती हैं, वो उनको उन जैसे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं। उसको हम बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म मतलब जब आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हो तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस बनते हैं। सोशल वर्ड मतलब क्या हुआ, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना। कंस्ट्रक्शनिज्म मतलब कंस्ट्रक्ट करना, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सिचुएशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। सो द पीपल एक्सपीरियंस themselves and their situation is constructed through culturally mediated social interactions। तो social interactions के थ्रू उनके experiences construct होते हैं। और जो नैरेटिव अप्रोच है वो इसी चीज़ के ऊपर है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के ऊपर है कि कैसे लोग अपने एक्सपीरियंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पीपल कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ लाइफ इन इंटरप्रेटिव स्टोरीज। इंटरप्रेटेटिव स्टोरीज मतलब जैसे आपसे कोई आपकी लाइफ के बारे में कुछ पूछता है या अपने बारे में आप किसी को कुछ बताते हो तो एक स्टोरी फॉर्म में बताते हो ना, कि जैसे आपकी लाइफ की स्टोरी में क्या चल रहा है, और धीरे धीरे वो एक आपके लिए ट्रुथ होता है। आपकी तो वो लाइफ है, आपके लिए वो सच्चाई है जिसको आप एक स्टोरी फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। So gradually people start internalizing the messages that are offered by surroundings and the culture। अब यहाँ पे ये जो स्टोरी फॉर्म में बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो क्लाइंट है वो खुद अपनी स्टोरी का हीरो है और वो उस स्टोरी के बारे में बताता है काउंसलर को। The assumption of the approach is that client's life experiences are internally organized in the story form। तो जो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रहा है वो एक स्टोरी की फॉर्म में उसने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, अपने दिमाग में एक स्टोरी फॉर्म में है। तो वो उसको अपने काउंसलर को उस चीज़ को बताता है। अब इसमें फोकस क्या है इस अप्रोच का, कि क्लाइंट कैसे नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी, किस तरीके से नरेट कर रहा है। The main theme of this approach is that when the client comes for therapy, the he approaches the therapist because his story is centered on suffering। अब जब देखो इसमें क्या assumption मान रहे हैं कि क्लाइंट काउंसलर के पास क्यों आया है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी स्टोरी में सफरिंग बहुत ज़्यादा है। उसकी लाइफ की जो स्टोरी है, या जैसे हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक है या हमारी लाइफ बहुत नेगेटिव है या हमारी लाइफ बहुत ख़राब है, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें कुछ कमियां हैं। तो जब क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसकी जो लाइफ की स्टोरी है वो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव है ज़्यादा, उसमें सफरिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो काउंसलर के पास आता है। ये इस थ्योरी का मेन अजम्पशन है
कि वो तब आया काउंसलर के पास जब उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ की स्टोरी बहुत नेगेटिव है, बहुत ही पैथेटिक है स्टोरी, और वो उसको अच्छी नहीं लग रही है। अब इसमें करना क्या होता है, लिसनिंग टू दी स्टोरीज। तो थेरेपिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो क्लाइंट स्टोरी लेके आया है अपनी, वो उसको सुनेगा ध्यान से। स्टोरी कौन नरेट कर रहा है, क्लाइंट कर रहा है, क्योंकि यही मेन है इस अप्रोच में कि क्लाइंट अपनी स्टोरी नरेट करेगा। स्टोरी को विदाउट इंटरप्शन सुनना है थेरेपिस्ट ने, विदाउट कन्फ्रंटेशन बाय द थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट उसको कन्फ्रंट नहीं करेगा, कहीं पे चैलेंज नहीं करेगा, जो वो बोल रहा है उसको सुनेगा। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द कैपेसिटीज ऑफ द ह्यूमन टू बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। अब यहाँ पे काउंसलर क्लाइंट को क्या, क्लाइंट की बात सुन के मतलब काउंसलर का ध्यान कहाँ होगा कि काउंसलर ये देखेगा कि क्लाइंट कितना क्रिएटिवली और कितना इमेजिनेटिव हो सकता है और कितना क्रिएटिव हो सकता है, वो अपनी स्टोरी को कितना क्रिएटिवली सुना रहा है, कितना क्रिएटिवली बना रहा है, कितना इमेजिन कर पा रहा है। तो क्लाइंट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, क्लाइंट से आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन क्लाइंट दे रहा है, और ये माना जाता है कि क्लाइंट ही है जो बेस्ट अपनी स्टोरी को सुना सकता है। तो वो अपने तरीके से अपनी लाइफ की स्टोरी को सुना रहा है, और वो किस तरीके से वो स्टोरी सुनाता है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो स्टोरी के ऊपर मेन फोकस हो रहा है, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि स्टोरी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। The therapist explores with the client what are the dominating stories in the system of the client. अब जब वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताता है क्लाइंट, तो थेरेपिस्ट वहाँ पे क्या चीज़ें नोट करता है कि उसकी लाइफ में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे इवेंट हुए हैं जो डोमिनेंट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, हम चेंजेस को सजेस्ट किया जा सकता है। नैरेटिव therapy involves working with people who are stuck in the problem saturated stories that they tell themselves and also that which the society has told them. तो ऐसे क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, उसको हर एक किसी ने बोला, या हर एक पर्सन उसको ये बोलता है कि तुम्हारे लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारी तो जिंदगी बहुत खराब है, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। अब वो यही सुनता रहता है दूसरों से, दूसरे लोग उसको यही बताते रहते हैं, तो उसके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो जाती है कि भाई मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही नेगेटिव है, मेरी लाइफ में बहुत सफरिंग है, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है। तो जब ये चीज़ उसके माइंड में फिक्सेटेड हो जाती है, तो उसको ये लगता है कि उसकी जो स्टोरी है लाइफ की वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ गड़बड़ है उसकी स्टोरी में, या उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। उस केस में वो अपनी स्टोरी जाके काउंसलर को सुनाता है, ठीक है। फिर these stories have become disabling in the sense that individuals feel that they have lost control of their stories. तो कैसा फील होता है क्लाइंट को कि मेरी लाइफ पे अब मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा है। जहाँ पे भी ये स्टोरी की बात कर रहे हैं, आप समझ लो ये लाइफ की बात कर रहे हैं। तो जब क्लाइंट को ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि मेरी स्टोरी में मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है, मैं कुछ चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, बहुत ज़्यादा पैथेटिक होती जा रही है, तो उसको काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैरेटिव अप्रोच डायग्नोसिस नहीं करती प्रॉब्लम का, वो डायग्नोस नहीं करती है, ना ही वो किसी की स्टोरी को सुन के उसको कोई नाम देती है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा सैड है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है पर्सन, तो नैरेटिव अप्रोच में उसको डिप्रेस्ड नहीं कहा जाएगा, कोई लेबल नहीं दिया जाएगा कि ये डिप्रेशन का क्लाइंट है, ऐसा कुछ नहीं, डायग्नोसिस नहीं किया जाता। सिर्फ उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश की जाती है, और उसको कोई लेबलिंग या इंटरप्रेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके की बिलीफ क्या है, तो वो ये पॉइंट वाइज यहाँ लिखे हैं। पीपल और क्लाइंट्स आर दी एक्सपर्ट हु कैन हैंडल देयर ओन लाइफ्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो क्योंकि वो अपनी लाइफ के, अपनी स्टोरी के हीरो खुद हैं, तो वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ की स्टोरी है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। थेरेपी व्यूज प्रॉब्लम्स एज सेपरेट एंटिटीज टू पीपल। प्रॉब्लम को वो लोगों से एक सेपरेट एंटिटी मान के चलती है, लोग अलग हैं और प्रॉब्लम एक अलग चीज़ है।
प्रॉब्लम लोगों के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम बाहर है, लोगों से अलग हटके है। अगर कोई क्लाइंट है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम उस क्लाइंट के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम अलग से एक एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है और वो उसको परेशान कर रही है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। थर्ड, it assumes that individual has a set of skills, experience and mindset that will assist him to her reduce the influence of problem. ये माना जाता है कि जो क्लाइंट है उसके पास इतना टैलेंट है, इतने स्किल्स हैं और इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि वो उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, उस प्रॉब्लम का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके ऊपर उसको कम कर सकता है। The therapeutic approach places the individual in both protagonist and author role. Protagonist कौन होता है? हीरो होता है। तो यहाँ पे वो क्लाइंट को हीरो भी बना रहा है उसकी स्टोरी का और उसका ऑथर भी बना रहा है। It switches the view from a narrow perspective to a systematic and more flexible stance. और एक व्यू चेंज करने का, उसका जो क्लाइंट का पर्सपेक्टिव चेंज करता है, सिस्टमैटिक तरीके से फ्लेक्सिबल बनाता है पर्सपेक्टिव को, नैरो पर्सपेक्टिव को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है। द एम ऑफ दिस थेरेपी इज टू हेल्प क्लाइंट रियलाइज व्हाट फोर्सेस आर इन्फ्लुएंसिंग देयर लाइव्स एंड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो एम क्या है इस थेरेपी का? कि क्लाइंट का ध्यान उस तरफ लेके जाना कि उसकी लाइफ की स्टोरी में कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं और उसमें से पॉजिटिव कौन सी चीज़ें हैं, पॉजिटिव पे ध्यान देना है। Narrative approach believes that problems are manufactured in social, cultural and political context. Narrative approach का मानना है कि जो भी problems हमें हो रही हैं, क्योंकि हम social environment में रहते हैं इसलिए हो रही है, हमारे culture ऐसा है इसलिए हो रही है, और political context की वजह, political environment की वजह से हो रही है। तो environment के ऊपर focus हो गया। Each person produces the meaning of their life from the stories that are available in this context. तो इन्हीं में से निकल के हम सबकी स्टोरी आती है। Story in a narrative context are made up of events linked by a theme occurring over time according to a plot. तो जैसे एक फिल्मों की स्टोरी होती है, उसमें इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, उसकी एक थीम होती है, उसमें वो कुछ समय तक चलती है और उसका एक प्लॉट होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी कुछ इवेंट्स हैं जिनसे हमारी स्टोरी बनी है, एक थीम है हमारी लाइफ की जिस पे हमारी लाइफ चल रही है, उस थीम के ऊपर ओवर टाइम चल रहा है ये सब, मतलब ये टाइम टू टाइम ये होता जा रहा है और एक प्लॉट बनता जा रहा है स्टोरी का। तो वो जो इवेंट्स हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं, सर्टेन इवेंट्स जो हमारे लिए अच्छे हैं। As the story takes shape, it invites the teller to further select only certain information while ignoring other events. तो हमें क्या करना है? खाली उन इवेंट्स के ऊपर ध्यान देना है जो हमें पॉजिटिव सोचने के लिए हेल्प करेंगे, और जो हमारे लिए नेगेटिव इवेंट्स हैं, जो हमें डिप्रेस करते हैं, परेशान करते हैं, उनको हमने इग्नोर करना है। तो हमारे पर्सपेक्टिव को हमने चेंज करना है, हमारी लाइफ को लेके जो हमारा पर्सपेक्टिव है। जैसे ही छोटा सा एग्जांपल है, जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा पर्सन देखते हैं जिसको खाने पीने के भी दिन में 2 बार खाने का भी नसीब नहीं होता, तो हमें क्या लगता है कि हम तो इससे बहुत बेटर है, हमारी लाइफ तो इससे बहुत अच्छी है, फिर हम तो ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ खराब है। ऐसे ही नैरेटिव में भी पर्सपेक्टिव चेंज करने का टारगेट होता है। तो हमें प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके क्या अच्छा हो रहा है हमारी लाइफ में उसमें फोकस करना होता है। और प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज क्या होती हैं? जब कोई, आप जैसे आपने बहुत सारे लोग ऐसे आपको भी मिले होंगे कई बार, जो हमेशा यही बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में, वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते हैं, वो कभी भी अच्छी बात करते ही नहीं है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है। उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरी। तो प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरी ना उन लोगों की आइडेंटिटी बन जाती है, आप उन लोगों से दूर भागना शुरू करते हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आएगा ना ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को लेकर रोना शुरू कर देगा। तो वही चीज़ है, वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। वो अपने आप को यही बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ना डिप्रेशन में ही हूँ, मैं तो डिप्रेस्ड ही हूँ। वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनकी कैपेबिलिटी को भी वो करती है, होपलेस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को टारगेट करने का मेन एम होता है थेरेपिस्ट का, कि ऐसी चीज़ों को पकड़ो जहाँ पे वो अपने आप को नेगेटिव बनाते जा रहे हैं, जहाँ पे वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं।
देन काउंसलर लिसन्स टू दी स्टोरीज ऑफ पीपल लाइफ एंड देयर कल्चर एंड रिलीजन, और बहुत ध्यान से सुनता है, क्लूज ढूंढता है उसकी स्टोरी में कि कौन से ऐसे क्लूज हैं जिसके ऊपर बात करी जा सकती है. With narrative therapy approach, the focus is not on the expert solving problems. It is actually how people discover through conversation. तो यहाँ पे थेरेपिस्ट कोई एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ वो बातचीत करके, स्टोरी सुन के उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढता है, हिडन पॉसिबिलिटी ढूंढता है जो पहले कभी नहीं दिखी, और उस स्टोरी को दोबारा से नए तरीके से बनाता है. उसको बोलते हैं रीऑथरिंग ऑफ पीपल स्टोरीज, मतलब जो ऑलरेडी स्टोरी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है. फंडामेंटल क्या है नैरेटिव थ्योरी का? वो कह रहे हैं कि हम यूजुअली कई बार अपनी लाइफ में ज़्यादातर उन चीज़ों पे फोकस कर देते हैं जिन पे नहीं करना होता है और बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं. लेकिन जब हम वो चीज़ किसी और को सुनाते हैं या किसी थेरेपिस्ट को बताते हैं तो वो हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों पे लेके जाता है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनको हम इग्नोर करते हुए आ रहे हैं, जो हमें हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है, जो हमें सपोर्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, पॉजिटिव बना सकती है. तो मेन चीज़ वो है कि हमारा परसेप्शन चेंज करना है, हमारा डिसीजन मेकिंग चेंज करना है, हमारी स्टोरी का थीम चेंज करना है. हमने अपनी स्टोरी को सैड थीम दिया हुआ है तो उसको हैप्पी में कैसे चेंज करना है. इसमें टेक्निक क्या है? एक्सटर्नलाइजिंग दी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को अपने स्टोरी से बाहर निकाल दो, अपने अंदर से बाहर निकाल दो. आप अलग एंटिटी हो, प्रॉब्लम अलग एंटिटी है, वो आपके अंदर नहीं है, वो आपकी स्टोरी के अंदर नहीं है, वो बाहर से कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर से आपको तंग कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है. तो एक्सटर्नलाइज कर दो अपनी स्टोरी से बाहर, अपनी स्टोरी से बाहर रख के देखो उस प्रॉब्लम को. इसको बोलते हैं एक्सटर्नलाइजिंग. और ये मानो कि वो आपको बाहर से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और आपको उसको रोकना है मैनिपुलेट करने से. रिकंस्ट्रक्टिंग द स्टोरी. रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब दोबारा से उसके प्लॉट को चेंज करो, उसकी थीम को चेंज करो. जैसे जो उसमें अनहेल्दी बिहेवियर है या अनडिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, मान लो लैक ऑफ पेशेंस है, किसी क्लाइंट में बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी है या वो बहुत एग्रेसिव है, इन चीज़ों को पकड़ के चेंज करना है, इन चीज़ों को हराना है, इनको अपनी स्टोरी से बाहर निकालना है. एग्जाम्पल क्या है? जैसे अ चाइल्ड दैट हैज़ अ वेरी बैड टेम्परामेंट टेंड्स टू बी अग्रेसिव टू अदर किड्स एट स्कूल. The child might feel guilty for his temperament and blame it on himself. तो एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया है जिसका बहुत बैड टेम्परामेंट है, उसको गुस्सा बहुत आता है, इसलिए वो स्कूल में सबसे झगड़ा करता है, लेकिन उसको बाद में बुरा फील होता है, गिल्टी फील होता है, और वो अपने आप को ब्लेम करता है और सोचता है कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ. तो काउंसलर उसके साथ बात करेगा, उसके साथ जब उसकी काउंसलिंग करेगा, विल वर्क विद हिम टूवर्ड्स आइसोलेटिंग दैट अनडिजायर्ड ट्रेट. तो वो बोलेगा कि आप अपने अंदर से, जो क्लाइंट है, जो बच्चा है, वो अग्रेशन जो है ना उसको बाहर निकाल के साइड में रखो, और आप ये मानो कि वो एक अलग से कोई एग्जिस्टेंस है, एंटिटी है जो आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो रही है. तो उसको एक्सटर्नलाइज करो, उस ट्रेट को एक एक्सटर्नल ट्रेट मान के चलो, अपना ट्रेट मान के नहीं चलो कि मैं ऐसा क्यों हूँ. आप ये सोचो कि वो बाहर से कोई है जो आपको आके परेशान कर रहा है. दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स क्लाइंट रिकंस्ट्रक्ट देयर ओन स्टोरी. फिर अपनी स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करो, विच विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नेगेटिव आउटकम. और आप सोचो कि आप उसको बाहर से आने से रोक दो, एक बैरियर लगा दोगे कि वो अब आपके पास वो चीज़ नहीं आना चाहेगी. तब आप कैसे करोगे, कैसे उसको रोकोगे? इस तरीके से वो अपनी स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करता है. यूनिक आउटकम का क्या मतलब है कि जो भी हम सबकी स्टोरीज होती हैं और जो इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो सबके अपने अपने यूनिक होते हैं और उनके यूनिक आउटकम होते हैं. अगर स्टोरी प्रॉब्लम से भरी हुई है, नेगेटिव इवेंट से भरी हुई है, तो काउंसलर विल अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एक्सेप्शनल पॉजिटिव आउटकम्स. तो काउंसलर क्या करेगा? उसमें से कुछ एक्सेप्शंस ढूंढेगा जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं. कोई कहता है ना मेरी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही होता है, फिर भी अगर आप उसकी स्टोरी को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको कहीं कहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव मिलेंगी. उसको निकाल के बाहर करके उसको दिखाना है कि ये यूनिक आउटकम्स हैं, पॉजिटिव आउटकम्स हैं आपकी लाइफ में, इसलिए ये आपके साथ, क्या पता इसका पॉजिटिव साइड ये हो. हम लोग जिनकी आदत होती है ना हमेशा पॉजिटिव सोचने की, वो कुछ नेगेटिव भी होता है तो वो ये मान के चलते हैं कि ये कुछ अच्छा ही हुआ है, इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा. वो चीज़ यहाँ काउंसलर दिखाता है उसको.
कि जो हो रहा है उसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं जिससे क्लाइंट को अच्छा फील होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, लेट अस से मिस्टर एक्स इज अ नॉवल राइटर, कोई नॉवल राइटर है एंड ही इज गिवन अ नॉवल टू रिव्यू and publish the way he prefers. Mr. X had already read it and found it generally poor, but there was some interesting ideas. अब इन्होंने जैसे बोला है कि आपको कोई स्टोरी पढ़ने के लिए दी किसी ने और आपने कहा ये तो बहुत बेकार स्टोरी है, बहुत बेकार नॉवल है, इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो आपने अंडरलाइन कर ली, या कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद आ गई। आपने क्या किया, वो सारे पॉइंट्स अलग से लिख लिए एक जगह पे और उसके बेस पे एक नई स्टोरी बना दी। तो ये काम करना होता है। नाउ ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स का मतलब है अलग अलग स्टोरीज। ऑल्टरनेटिव स्टोरी क्या हो सकती है, तो जब हम अपने पॉजिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं तो हम उसको उठा के हमने एक नई स्टोरी बनानी है अपने लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थेरेप्यूटिक अप्रोच इज टू इम्प्रूव पर्सन्स पर्सपेक्टिव इंटरनली एंड एक्सटर्नली, अपने आप के ऊपर अपने आप का पर्सपेक्टिव और दूसरों को लेके जो हमारा पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड की तरफ, वो चेंज करना है, पॉजिटिव करना है। ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स आर अ सिंपल वे टू रिलेट टू दिस कॉन्सेप्ट। और ऑल्टरनेटिव नैरेटिव का मतलब यही हुआ कि आप उसके कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो, अगर ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकाल के नया नैरेटिव बनाओ। तो फोकस कहाँ करना है, यूनिक आउटकम पे, पॉजिटिव चीज़ों पे, अपनी लाइफ की। बेशक आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो, आपने पॉजिटिव आउटकम्स को ढूंढ के उसमें से निकाल के उसके ऊपर फोकस करना है। By creating alternative perspective on a narrative, the counselor is able to assist the client in bringing about a new narrative. दिस इज सिमिलर टू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर आपको ये याद है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें भी क्या होता है कि हमारे जो इररेशनल थॉट्स होते हैं उसको हम चेंज करके रैशनल में चेंज करते हैं, अपने इररेशनल कॉग्निशन को चेंज करते हैं, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करने की कोशिश की जा रही है। अब आता है बाउंड्रीज ऑफ नेगेटिव थेरेपी। बाउंड्रीज का मतलब है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो इसमें लिमिटेशन ये है कि जो थेरेपिस्ट है वो एक्सपर्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एक नॉर्मल पर्सन है जो आपसे बातचीत कर रहा है। लेकिन जब क्लाइंट होता है ना, उसकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि वो एक एक्सपर्ट है, वो हमारी हेल्प करेगा, वो एक नॉलेजेबल पर्सन है जो हमें गाइड करेगा। लेकिन जब हमें ये नैरेटिव थेरेपी जब हम करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि वो तो काउंसलर तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह हमारे से बात कर रहा है और वो हमें हमारी स्टोरी डिस्कस कर रहा है, वो तो कुछ बता ही नहीं रहा है कुछ ऐसा जो एक एक्सपर्ट को बताना चाहिए। तो वो जो एक्सपर्ट वाली इमेज है ना, वो काम नहीं करती है। फिर ये भी हो जाता है कि जो क्लाइंट है अगर वो आर्टिकुलेट नहीं, मतलब वो अपनी स्टोरी बताने लायक नहीं है, वो बता नहीं पा रहा है वर्ड्स में अपने बातें, वो ठीक से अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी चीज़ों को बोल के, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो ये नैरेटिव थेरेपी काम ही नहीं करेगी, वो कुछ बता ही नहीं पाएगा। और क्योंकि इसका कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है करने का, कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है जो फॉलो करना है, तो ये थ्योरी हर कोई नहीं कर पाता है, इस थेरेपी को यूज़ नहीं कर पाता है। और ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मानी जाती है क्योंकि ये क्लाइंट के सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख के करते हैं। तो ये इसकी बाउंड्रीज है। लीडिंग रोल किसका होता है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लाइंट को लीड करना है, एम्पावरमेंट देनी है। क्लाइंट खुद ही एक्सपर्ट है जो अपनी स्टोरी को समझ रहा है और उसी के आउटकम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो क्लाइंट लीड कर रहा है, वो एक्सपर्ट है। ठीक है। द आइडिया इज टू एम्फेसाइज द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, इन पर्टिकुलर द थेरेपिस्ट एटीट्यूड्स। तो मेन आइडिया क्या है, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए थेरेपिस्ट और काउंसलर क्लाइंट का, ताकि वो उससे बातचीत करने में हेजिटेट ना करे। वो तो खैर हर एक थेरेपी में ज़रूरी है रिलेशनशिप बिल्ड करना। और जो क्लाइंट की अपनी कलेक्शन है, अपनी स्टोरीज़ के, अपनी पुरानी स्टोरी की, इवेंट्स के, एक्सपीरियंसेस की जो कलेक्शन है, वो बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ पे उसको शेयर करे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम सेचुरेटेड स्टोरीज को ढूंढ के उनको चेंज किया जाता है, पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट की जाती है स्टोरी, और इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से किया जाता है, क्लाइंट का व्यू पॉइंट चेंज करने की कोशिश की जाती है।
मल्टी पर्सपेक्टिव व्यू से देखने में हेल्प करी जाती है क्लाइंट को, कि आप अपने आप को, अपने लाइफ की स्टोरी को सिर्फ आप नेगेटिव व्यू से देख रहे हो, आप उसको मल्टी पर्सपेक्टिव व्यू से देखो कि उसके और भी तरीके और भी रीज़न हो सकते हैं कि आपके साथ जो हुआ है वो इसलिए भी हो सकता है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये एक अच्छी चीज़ है, इस तरीके से करते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है की अजम्पशन, वो हम नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।